गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, जिसके पार्ट नंबर 14 की हम बात करने जा रहे हैं। हम कर रहे थे प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एमिनो का पृथक्करण, ये टॉपिक चल रहा था हमारा, जिसके अंदर हम प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन के पृथक्करण की या उनको अलग अलग करने की विधियों की बात कर रहे थे। हमने बात की थी आपमान विधि की, हमने बात की थी हिंसवर्ग विधि की। 2 विधियाँ हैं जिनके द्वारा हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन को अलग अलग कर सकते हैं, जिसमें हमने आपमान विधि को तो कर लिया था कंप्लीट। उसके बाद आज हम सेकंड मेथड करने जा रहे हैं और इसका नाम है हिंसवर्ग विधि। हिंसवर्ग विधि नाम किससे पड़ा? हिंसवर्ग अभिकर्मक से पड़ा। हिंसवर्ग अभिकर्मक को बोला जाता है, हिंसवर्ग अभिकर्मक होता है, हिंसवर्ग अभिकर्मक। और इस हिंसवर्ग अभिकर्मक को बोला जाता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है C6H5SO2Cl। ये होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो हिंसवर्ग विधि, हिंसवर्ग अभिकर्मक बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड या C6H5SO2Cl। हिंसवर्ग अभिकर्मक को लेकर के हम प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी एमीन को अलग करते हैं, इसलिए इस विधि का नाम पड़ गया हिंसवर्ग विधि। इस विधि के अंदर होता क्या है कि हम क्या करते हैं, हिंसवर्ग अभिकर्मक को काम में लेते हैं, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। जब रिएक्शन करवाते हैं तो प्राइमरी एमीन तो रिएक्शन करता है और सेकेंडरी एमीन भी रिएक्शन करता है, लेकिन टर्सरी एमीन के पास कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए वो इसके साथ में रिएक्शन नहीं करता। तो टर्सरी एमीन तो वैसे पृथक हो गया, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इनके अंदर क्या डालते हैं, QH डालते हैं। QH के अंदर विलयशील करके देखते हैं। तो जब QH डाला जाता है तो जो प्राइमरी एमीन होता है वो जैसे ही हिंसवर्ग अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करने से बनाता है बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाता है, ठीक है। और फिर इसको क्या करते हैं, QH में जैसे ही विलय करते हैं ये QH के अंदर घुल जाता है, विलयशील हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम सेकेंडरी एमीन लेते हैं और उसको हिंसवर्ग अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हिंसवर्ग अभिकर्मक के साथ तो सेकेंडरी एमीन रिएक्शन कर लेता है, लेकिन जब उसको QH के अंदर मिलाया जाता है तो वो QH के अंदर विलयशील नहीं होता। तो देखो, वैसे साधारण रूप से अपने सोचें तो तीनों सेपरेट हो जाते हैं। टर्सरी एमीन तो हिंसवर्ग अभिकर्मक के साथ ही रिएक्शन नहीं करता, तो वो तो वहीं पृथक हो गया, ठीक है। और फिर प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन हिंसवर्ग अभिकर्मक के साथ तो रिएक्शन कर लेते हैं, लेकिन QH के अंदर सेकेंडरी एमीन जो होता है वो विलयशील नहीं होता, तो वो वैसे अलग हो गया। और प्राइमरी एमीन विलयशील हो गया तो वो वैसे पृथक हो गया। तो तीनों को हम इस तरीके से प्रैक्टिकली रूप से सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन हम तो यहाँ थ्योरी पढ़ रहे हैं तो हमें थ्योरेटिकल रूप से रिएक्शन तो करनी पड़ेगी इसकी।
तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, प्राइमरी एमीन को लेते हैं और इसकी हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी एमीन और ये हिंसबर्ग अभिकर्मक। तो यहाँ से H और Cl HCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा C6H5SO2NHR, ये बन जाएगा और इसको बोला जाएगा N के साथ एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो N एल्किन, ये बेंजीन हो गया, ये सल्फो को शो कर रहा है और NH2 समूह एमाइड को, तो क्या बन जाएगा सल्फोनेमाइड। सल्फोनेमाइड तो बन जाएगा N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। तो प्राइमरी एमीन ने हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ रिएक्शन की और रिएक्शन करके क्या बना दिया, N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। अब हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन किए हुए पार्ट को क्या करेंगे, KOH के अंदर घोलेंगे तो आसानी से घुल जाएगा और घुलेगा तो इसका मतलब उसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। और यहाँ पर क्या ले लेंगे, KOH। जैसे ही रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करके ये क्या करेगा, यहाँ से तो H और यहाँ से OH वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकाल देगा तो C6H5SO2 और NRK, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये बना देगा और प्लस H2O, ये बन जाएगा क्योंकि ये KOH के अंदर क्या हो गया, विलेसिल हो गया, उसके अंदर क्या हो गया, घुल गया, तो वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। फिर हम लेते हैं सेकेंडरी एमीन को, क्या करते हैं, सेकेंडरी एमीन को लेते हैं और हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करवाते हैं। जैसे ही हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करवाते हैं यहाँ से HCl बाहर निकल जाता है और C6H5SO2NR2, तो N क्यों, दो एल्किल ग्रुप है तो NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड प्राप्त हो जाएगा हमें। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ प्राइमरी रिएक्शन करता है, फिर KOH में विलेसिल हो जाता है, लेकिन जब सेकेंडरी एमीन को हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ रिएक्शन कराते तो रिएक्शन कर लेता है और NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाता है और जो बना हुआ है उसको हम क्या करेंगे, KOH के अंदर विलेसिल करेंगे। तो जैसे ही KOH के अंदर विलेसिल करते हैं, हम करवाना चाहते हैं, घोलना चाहते हैं, तो नो रिएक्शन, यानी कि ये KOH के अंदर विलेसिल नहीं होगा। और फिर हम टर्सरी एमीन लेते हैं और हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करवाते हैं और जैसे ही रिएक्शन करवाते हैं तो ये भी क्या करता है, नो रिएक्शन देता है। तो टर्सरी एमीन वैसे पृथक हो गया, सेकेंडरी उसके अंदर विलेसिल नहीं हो रहा तो वैसे पृथक हो जाएगा। अब देखो, अब इस प्रकार के जो विलयन हमें प्राप्त हुए हैं उनको हमें क्या करना है, उदासीनीकृत करना है। इनको KOH के अंदर घोला है हमने, जैसे ही घोला है इनको अब क्या करेंगे, उदासीनीकृत करेंगे। तो अब इनकी प्रवृत्ति KOH के अंदर घोली है तो KOH क्या है, क्षारीय प्रवृत्ति का है, तो इनकी प्रवृत्ति कैसी होगी, क्षारीय हो गई। और हमें क्या करना है, अब अम्ल के साथ अभिक्रिया करवानी ताकि ये क्या हो सके, उदासीन हो सके। तो जैसे ही अम्ल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन को पृथक कर देंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, C6 प्राइमरी एमीन से ये बना है, जब KOH घोला है तो इसको वापस लेंगे हम C6H5SO2
NR ये नेगेटिव और K पॉजिटिव। हम क्या करवाएंगे, इसको HCl के साथ में उदासीनीकृत करवाएंगे। जैसे ही उदासीनीकृत करवाएंगे तो C6H5SO2 NHR और K और Cl KCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो जैसे ही रिएक्शन करवाते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है वो होता है C6H5SO2 NHR प्राप्त होता है। हम इतने से काम नहीं चलेगा, वापिस हम क्या करवाएंगे, इसको फिर एक बार फिर HCl के साथ करवाएंगे तो C6H5SO2 NHR प्राप्त हुआ हमें, और ये लेंगे और इसकी वापिस फिर HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें C6H5SO3H ये प्राप्त हो जाएगा और RNH2Cl ये एक चतुष्क लवण प्राप्त हो जाएगा हमें NH3Cl, यानी कि जो प्राइमरी एमीन जो होता है उसके हमें लवण प्राप्त हो जाते हैं, और जो लवण होते हैं उनको हम क्या करवाते हैं, ये प्राइमरी एमीन के लवण प्राप्त हो गए हमें, क्योंकि हम HCl के साथ इसको जल अपघटित करवा रहे हैं। तो RNH3 पॉजिटिव और Cl ये ले लिया हमने, और इसको वापस QH के साथ उदासीनीकृत करवाएंगे। तो जैसे ही QH के साथ उदासीनीकृत करवाते हैं तो हमें यहाँ पर प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है और KCl बाहर निकल जाता है और प्लस वाटर का मॉलिक्यूल भी बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से शुद्ध फॉर्म के अंदर हमें क्या प्राप्त होता है, प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है। जैसे प्राइमरी एमीन का ये लिया है वैसे इसको ले लेंगे हम, और ये लेंगे तो C6H5SO2NR2 ये ले लेंगे, और ये लेकर के क्या करेंगे, HCl के साथ फिर रिएक्शन करवाएंगे तो C6H5SO3H प्राप्त हो जाएगा एक तो, और दूसरा हमें R2NH2Cl ये प्राप्त हो जाएगा इस पे पॉजिटिव, और फिर R2NH2 पॉजिटिव और Cl की QH के साथ फिर रिएक्शन करवाएंगे तो हमें R2NH प्राप्त हो जाएगा, H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा और KCl बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमें सेकेंडरी एमीन प्राप्त हो जाएगा। तो ये थी हिंसवर्ग विधि, जिसको प्रैक्टिकली रूप से करते हैं तो वो तो आसान लगती है, लेकिन थ्योरेटिकली रूप से जब इसकी रिएक्शन को देखो तो ये हमें मुश्किल लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि काफ़ी बड़ा मेथड है ये। तो इसके आधार पर अपने क्या कर सकते हैं, हिंसवर्ग विधि के द्वारा हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन का पृथक्करण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, प्राइमरी एमीन लिया और हिंसवर्ग अभिक्रमक के साथ रिएक्शन करवाई तो N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड प्राप्त हो गया, और फिर N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड को लिया, QH के अंदर विलयशील किया तो QH के अंदर घुल गया, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। फिर सेकेंडरी एमीन को बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड या हिंसवर्ग अभिक्रमक के साथ रिएक्शन करवाते तो N डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनता है, जिसको QH के अंदर घोलते हैं तो नहीं घुलता, नो रिएक्शन। और टर्शियरी एमीन हिंसवर्ग अभिक्रमक के साथ रिएक्शन ही नहीं देता। अब हमारे पास QH के अंदर घोला है तो क्षारीय विलयन था जिसको उदासीन करना, और उदासीनीकृत करने के लिए हम HCl के साथ इसको उदासीनीकृत करेंगे तो एक चतुष्क लवण प्राप्त होगा, जिसको वापस QH के साथ रिएक्शन कराते तो 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है, और वापस हम इसको लेते हैं N डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, जिसको HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सेकेंडरी एमीन का चतुष्क लवण प्राप्त होता है, जिसको KOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें सेकेंडरी एमीन प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से ये थी हिंसवर्ग विधि, जिसके द्वारा हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन को पृथक कर सकते हैं। तो इसके साथ ही पृथक्करण की विधियाँ कंप्लीट।
उसके बाद में हम बात करते हैं एमिनो की जो क्षारीय प्रवृत्ति होती है उसको प्रभावित करने वाले जो संरचनात्मक लक्षण हैं उनकी बात करते हैं। तो एमिनो की क्षारीय प्रबलता को प्रभावित करने वाले संरचनात्मक लक्षण। संरचना से संबंधित बात करेंगे हम कि कोई भी एमीन है उसकी संरचना किस प्रकार की है। संरचना तो हमें पता ही है एमीन की किस प्रकार की है, लेकिन उस एमीन के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए संरचनात्मक लक्षण की बात की है। तो देखिए प्राइमरी एमीन के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन परमाणु होता है, या किसी भी एमीन की बात करें, चाहे हम अमोनिया की बात करें, ठीक है, ये लोन पेयर होता है इसके पास। अगर प्राइमरी एमीन की बात करें तो हम इस तरीके से शो करते हैं, नाइट्रोजन परमाणु होता है। और वैसे भी हम सभी जानते हैं कि एमिनो का व्यवहार कैसा होता है, क्षारीय व्यवहार होता है। तो इस क्षारीय व्यवहार को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है, ठीक है। तो ये किस पर डिपेंड करेगा, उसके साथ जुड़ने वाले ग्रुप पर डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो NH2 समूह है या NH समूह है या प्राइमरी एमीन है हमारे पास या सेकेंडरी एमीन है, या उसके साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है उस पर निर्भर करेगी बात। तो अब देखो इसके ऊपर क्या होता है, लोन पेयर उपस्थित होता है, चाहे हम प्राइमरी एमीन की बात करें चाहे सेकेंडरी एमीन की। तो ये कोई भी एमीन अणु होता है वो अपना प्रोटॉन कितनी जल्दी दे सकता है या कितनी आसानी से दे सकता है, इससे उसकी क्षारीय प्रबलता क्या होती है, निर्धारित होती है। तो अलग अलग कारक इसको प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव की बात करते हैं हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी पड़ता है, स्टेरिक इफेक्ट भी पड़ता है, विलायकन इफेक्ट भी पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव की बात करें, इलेक्ट्रॉनों से संबंधित होने की बात करें तो हमारे पास क्या है, एल्किल समूह अगर एमीन अणु के साथ जुड़ा हुआ है, एल्किल समूह, और एल्किल समूह जैसे मान लो CH3 जुड़ा हुआ है तो CH3 का क्या पड़ता है, प्लस आई इफेक्ट पड़ता है। और प्लस आई इफेक्ट पड़ने से वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉनों को कहाँ भेजेगा, नाइट्रोजन की तरफ भेजेगा। और नाइट्रोजन की तरफ भेजेगा तो नाइट्रोजन की जो क्षारीय प्रबलता होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, तो वो आसानी से किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है और अपने साथ किसी अन्य ग्रुप को भी जोड़ सकता है। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में उसकी क्षारीय प्रबलता बढ़ जाती है। जैसे हमारे पास एक तो CH3NH2 है मान लो, ठीक है, एक हमारे पास CH3 और ये CH3 है, एक हमारे पास CH3N और CH3 और CH3 ये, और एक हमारे पास NH3 है। इसके ऊपर लोन पेयर होते हैं, ये अपने अवंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों को दे सकता है। तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट पड़ता है। प्लस आई किस पर पड़ता है, CH3 का जो इफेक्ट होता है वो पड़ता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करता है। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पर दो दो दे रहे हैं, तो बेंजीनिंग पर क्या हो जाएगा, सॉरी बेंजीनिंग नहीं, नाइट्रोजन परमाणु। तो CH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा तो नाइट्रोजन पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाएगा। ये किसी को भी इलेक्ट्रॉन देकर अपने साथ या किसी प्रोटॉन देकर अपने साथ कोई अन्य ग्रुप जोड़ सकता है। यहाँ पर दो दो हैं, तो जैसे ही प्लस आई इफेक्ट पड़ेगा, जो ग्रुप प्लस आई इफेक्ट डालेंगे वैसे वैसे क्षारीय प्रबलता बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ टर्सरी की बात करते हैं तो टर्सरी
के अंदर क्षारीय प्रबलता बढ़ती नहीं है। यहाँ नाइट्रोजन के पास कोई भी H नहीं जुड़ा हुआ इसके साथ, और H नहीं जुड़ा हुआ तो इसके पास कोई प्रोटॉन देने वाला भी नहीं है, इसलिए इसकी क्षारीय प्रबलता कम हो जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत छोटे आकार का होता है। और वैसे इसके साथ जब बड़े बड़े ग्रुप जुड़ जाते हैं तो त्रिविमीय बाधा जैसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, तो इसकी जो क्षारीय प्रबलता है वो कम हो जाएगी। तो हम ऐसे बात करें कि जो सेकेंडरी एमीन है उसकी क्षारीय प्रबलता सबसे ज़्यादा होगी, प्रोटॉन दे सकता है ये, और फिर उसके बाद में प्राइमरी की हो जाएगी, फिर उसके बाद में अमोनिया की हो जाएगी, और फिर उसके बाद में टर्सरी एमीन की क्षारीय प्रबलता होगी। तो वैसे एमीनों के क्षारीय गुणों में हमने इससे संबंधित कुछ चर्चा की भी थी, क्योंकि यहाँ पर जो प्रभावित करने वाले कारक उनकी बात कर रहे हैं। तो ये था सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इस पे थोड़ी बहुत चर्चा और भी करेंगे हम। आज की क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।